हेलो एवरीवन, एस्पिरेंट मंच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीरीज शुरू की गई है यूपी स्पेशल, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर 5 और पेपर 6 के लिए ये बहुत लाभकारी होने वाली है। स्पेशली उसी के लिए शुरू की गई है। तो अब तक हमने जो इस सीरीज़ में पढ़ा है वो प्रागैतिहासिक काल है और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है। कुछ कारणों से ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी लेट ना हो हमारी। कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। आज हम शुरू करेंगे हमारा ऐतिहासिक काल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं ऐतिहासिक काल स्क्रीन पर। ऐतिहासिक काल इट मीन्स हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड को हम लोह काल भी कहते हैं। इसे हम लोह काल भी कहते हैं। अब लोह काल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि लोहा का प्रयोग शुरू होने से इस काल में विकास को इतनी ज़्यादा गति मिली जितना बाकी के किसी भी काल में ऐसा नहीं हुआ था। तो हम कह सकते हैं ये था लोह काल। तो लोहा का प्रयोग शुरू होने से इस काल में विकास को गति मिली। वैदिक सभ्यता की शुरुआत इसी काल में हुई और उसे ही क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता, जिसे आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का ही इतिहास है दोस्तों। अध्ययन की दृष्टि से हम वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक देखा जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक देखा जाता है। तो ऋग वैदिक सभ्यता का ज्ञान ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अगर पूछ लिया जाए तो ये तो सिंपल सी बात है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके प्रवर्तक आर्य थे, जिनका निवास गंगा की ऊपरी घाटी क्षेत्र से अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक था। अफगानिस्तान और वर्तमान पंजाब जो था, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्त सैंधव। कई बार पूछ लेता है प्रीलिम्स में, कई बार अगर पूछ ले कि सप्त सैंधव में उसमें से 4-5 नदियाँ दे देगा, 1 2 3 2 3 1 करके इन नदियों को पूछ लेगा कि कौन सी सप्त सैंधव में नहीं थी या कौन सी सप्त सैंधव में थी। तो ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में भी ऐतिहासिक काल के बारे में लिखने के लिए कुछ ऐतिहासिक काल के बारे में लिखिए। मेंस में भी क्वेश्चन बना सकता है और प्रीलिम्स में तो हमारा ये सप्त सैंधव से क्वेश्चन बनेगा। बीच बीच में हम देखते रहेंगे। तो सप्त सैंधव में कौन सी नदियाँ थी? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री। शतुद्री को अभी क्या कहा जाता है? सतलज। इसका नाम अभी सतलज है। परुष्णी का वर्तमान में नाम है रावी। विपाशा और विपाशा नदी का वर्तमान में नाम है व्यास। अस्कनी का वर्तमान में नाम है चेनाब एवं वितस्ता, और वितस्ता का वर्तमान में नाम है झेलम। तो सप्त सैंधव में 7 नदियाँ थीं, जो थी सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब एवं झेलम। ये मैंने अभी के जो वर्तमान में नाम है इन नदियों के वो मैंने बोले हैं, और जो उस समय पर इनके नाम थे वो भी पूछ सकता है। आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलने के बाद अपना विस्तार पंजाब से आगे बढ़ाकर गंगा, यमुना, दोआब, हिमालय और विंध्याचल जैसे पर्वतीय प्रदेशों में कर लिया। वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश कहा गया है। जो ये मध्य प्रदेश है वही अब उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र था, जो सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक फैला हुआ था। इसमें जो कुरु और पांचाल जैसे विशाल राज्य भी थे। तो कुरु, पांचाल और काशी, इनके बारे में हम जब महाजनपद काल देखेंगे तो और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब तो जस्ट वैदिक साहित्य में जो ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, इनमें सबसे बड़े राज्य कौन से थे उनके बारे में जस्ट बता दिया गया है। कुरु, पांचाल और काशी जैसे राज्य इसमें शामिल थे। तो उसके बाद अगर हम देखें, हम बात करते हैं, जो कुरु राज्य का विस्तार था वो मेरठ से लेकर दिल्ली तक था। कुरु राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक था।
इसकी राजधानी आसंदीवत थी। इसकी राजधानी जो थी वो आसंदीवत थी, जिसकी पहचान हस्तिनापुर के रूप में की जाती है। हस्तिनापुर आपने नाम सुना होगा, और टाइम मिले तो कभी देख के आना। यहाँ के प्रसिद्ध राजा उद्वालक आरुणि का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। कई बार पूछ लेता है कि यहाँ के जो राजा थे उद्वालक, आरुणि का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसके बाद पांचाल राज्य वर्तमान कानपुर से वाराणसी के मध्य गंगा के मैदान में फैला था। वर्तमान बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद इसमें शामिल हैं, जो हमारा पांचाल है। मैंने फिर कहा आपसे कि जो महाजनपद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि उस टाइम पर इनके नाम क्या थे और वर्तमान में इनके नाम क्या हैं। तो इसकी राजधानी भी, जैसे पांचाल की राजधानी क्या थी, पांचाल की राजधानी उस टाइम पर अहिच्छद्र थी। अहिच्छद्र जो इस टाइम का बरेली है, और इसमें जो ये एरिया थे वो जो अब का बरेली और फर्रुखाबाद वाला एरिया है वो इसमें शामिल थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन। उत्तर वैदिक काल में यहाँ का राजा था पिरवाहन जावाली, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। काशी वर्तमान वाराणसी क्षेत्र में स्थित थी। जो काशी है वो वर्तमान का है, वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो है। और उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु काशी का राजा था। ये पूछ लेता है कि उत्तर वैदिक काल में जो अजातशत्रु था वो कहाँ का राजा था, तो वो काशी का ही राजा था। तो ये तो बात हुई हमारे ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें इसके बाद हम पढ़ेंगे महाकाव्य काल के बारे में। जो हमारा रामायण और महाभारत है थोड़ा उसके बारे में हम देखेंगे, और महाजनपद काल की भी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे, किसकी राजधानी कहाँ थी और कहाँ से कहाँ तक किसका विस्तार था। तो वो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।